नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अब तक 2,934 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। संक्रमित लोगों में से लगभग 52% स्वस्थ हुए। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचा। प्रदेश में कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिलों को अलर्ट किया गया। राज्य में क्वारंटीन सेंटर की तर्ज पर बनाए जाएंगे बाढ़ राहत केंद्र। सोशल डिस्टेंसिंग का किया जाएगा पालन। और मौसम विभाग ने कहा, आज से 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब तक 2,934 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर लगभग 52% है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 243 नए मामलों की पुष्टि के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,698 हो गई है। इनमें सक्रिय मरीजों की संख्या 2,614 है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 34 हो गई है। कल सबसे अधिक 55 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान पूर्णिया जिले में हुई, जबकि मधुबनी में 20, भोजपुर और सारण में 19, भागलपुर में 16 और मुंगेर जिले में 13 नए संक्रमित मिले हैं। अनलॉक 1 के बाद प्रदेश में प्रतिदिन 200 से अधिक नए मरीजों की पहचान हो रही है। एक दिन में कल सबसे अधिक 243 मरीजों की पहचान हुई, जबकि इससे पहले 31 मई को एक दिन में सबसे अधिक 242 मरीजों की पहचान की गई थी। प्रदेश में अब तक 14,29,000 से अधिक लोग क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 93,000 प्रवासी कामगार क्वारंटीन सेंटरों पर रह रहे हैं। अभी कुल 41,000 क्वारंटीन सेंटर कार्यरत हैं। राज्य सरकार लॉकडाउन अवधि के दौरान कोरोना से राहत और बचाव पर 8,538 करोड़ खर्च कर चुकी है। इसमें 730 करोड़ रुपए फसल क्षति अनुदान के रूप में, जबकि 180 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत 21 लाख से अधिक लाभान्वितों के बैंक खातों में 1-1 हजार रुपए भेजे जा चुके हैं। प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान 5 करोड़ 79 लाख मानव कार्य दिवस सृजित किए गए। इधर पटना में 23 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन जोनों में 1,800 घर प्रभावित हैं। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि जिले में कुल 38 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इन इलाकों में अनलॉक 1 के तहत मिली छूट वापस ले ली गई है और अन्य गतिविधियां भी रोक दी गई हैं। इन जोनों में नोडल अधिकारी भी पदस्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अब कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच अस्पताल में लाकर नहीं, बल्कि उनके घर पर ही सैंपल कलेक्शन के लिए टीम भेजी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने जिलाधिकारियों और सिविल सर्जन को इस संबंध में निर्देश भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच पॉजिटिव आने पर व्यक्तियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि समय से लिए गए लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय ने देश में कोविड-19 महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित 15 देशों में तकरीबन 4,04,396 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि भारत में कोरोना वायरस से मात्र 7,745 लोग मारे गए हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि बड़ी आबादी के बावजूद भारत महामारी को नियंत्रित करने में सफल रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मधुर यादव का कहना है कि अनलॉक के दौरान भी लोगों को अत्यधिक सावधानियां बरतनी चाहिए। ये जो अनलॉक हुआ है ना, हमारे लिए नहीं हुआ है, इकोनॉमिक रीजन से हुआ है। हर एक आदमी को अब समझना चाहिए कि इसके पीछे कारण ये है कि हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही थी, इसलिए हमने अनलॉक शुरू किया। सबको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, सबको घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आप घूमने भी जाते हैं तो आप अब अपने फेस मास्क लगाएं। आप यदि मार्केट में जाते हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। फ्रीक्वेंटली आप अपने हाथ धोएं, वो सारी प्रिकॉशंस बरतें। और यदि कार्य ना हो तो घर से बाहर अभी भी ना निकलें, और ऐसा आप कम से कम अगले 4 हफ्ते कीजिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि जिन लोगों में लक्षण नहीं होते हैं उनसे ज्यादा सतर्कता बरतने की दरकार है। 80 से 85% लोगों को तो कोई सिम्टम होते ही नहीं, उनको तो कोरोना हुआ, ठीक हो गया। तो ऐसे लोग जिनको सिम्टम नहीं होते ये ज्यादा होते हैं। ये जब भी कभी समाज में जाते हैं यही लोग फैलाते हैं कि मालूम ही नहीं होता या बहुत हल्का सिम्टम है, उन्होंने बताया जिनको हम सुपर स्प्रेडर कहते हैं। तो ये
और जिनको सिम्टम अच्छे खासे होते हैं उनको हम लोग भर्ती करते हैं, उनका फिर उससे इलाज किया जाता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा है कि बहुत कम समय में भारत ने कोविड-19 के लिए अपनी परीक्षण क्षमता में जबरदस्त इजाफा किया है। उन्होंने आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि परिषद तथा अन्य संस्थान कोविड-19 के इलाज और दवाई विकसित करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। कोरोना की रोकथाम में आईसीएमआर की भूमिका ये रही कि जनवरी में हमारे पास एक लेबोरेटरी थी जांच करने के लिए। हम लोग ने धीरे धीरे बढ़ा के 823 करीब लेबोरेटरी पूरे देश में बना दिए हैं। 50 लाख टेस्ट हो चुके हैं आज की तारीख तक। दिन में कोई 1,40,000 टेस्ट हो रहे हैं। दूसरा, आईसीएमआर की कुछ ट्रायल्स चल रही हैं कई रीपर्पज ड्रग्स पे या रीपर्पस्ड प्लाज्मा पे, जिसका हम लोग देख रहे हैं कि इससे कुछ फायदा होता है कि नहीं फायदा होता है। तीसरा, अनुसंधान कर रहे हैं कुछ वैक्सीन के डेवलपमेंट में। और चौथा, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में और सीरा में भी कुछ एंटीबॉडीज यदि हम लोग पा सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएस पैनल में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि सीजीएचएस लाभार्थियों को कोविड संबंधी उपचार उपलब्ध कराएं। सीजीएचएस पैनल में शामिल जो अस्पताल कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं, वो भी सीजीएचएस लाभार्थियों को उपचार या भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे। ऐसे अस्पतालों को सभी अन्य उपचार के लिए सीजीएचएस नियमों का पालन करते हुए शुल्क वसूलने होंगे। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के पिछले संस्करण में इसकी घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है, जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं, जिसका अपना अलग महत्व है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खुद के योगाभ्यास के वीडियो प्रविष्टि के रूप में भेजने हैं। इस प्रतियोगिता में 18 वर्ष के कम आयु के युवक और युवती सहित 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं पुरुष तथा योग प्रशिक्षक भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को 3 मिनट का वीडियो बनाना होगा, जिसमें योगासन से होने वाले लाभ का भी जिक्र हो। इसके बाद इस वीडियो को आयुष मंत्रालय, देश का नाम और माई लाइफ माई योगा को हैशटैग कर ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। भारत के प्रतिभागियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार, द्वितीय स्थान के लिए 50,000 और तृतीय स्थान के लिए 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार के लिए $2,500, द्वितीय स्थान के लिए $1,500 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को $1,000 की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। साथ ही उन्हें ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां 15 जून तक भेजी जा सकती हैं। आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने कहा है कि इस बार 21 जून योग दिवस लोग घर पर ही योगाभ्यास कर मनाएंगे। इस बार जो कार्यक्रम होगा वो अपने घर में ही होगा और इसी से हम इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाएंगे। कई कार्यक्रम इसके ऊपर हमने रखे हुए हैं। एक जो वीडियो वाली स्पर्धा हमने रखी हुई है, योग करते हुए जो छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये ब्लॉग वहाँ भेज देगा और योग के बारे में क्या फायदे हैं जो बताएगा, उसको हमने 1 लाख का प्राइज रखा हुआ है। एक तो योगा को प्रमोट करने का ये काम है। मैं सभी को अपील करूंगा कि जहाँ आप होंगे इंटरनेशनल योगा डे वहाँ ही मनाइए और इस प्रतियोगिता में शामिल होकर योगा डे में आप सम्मिलित हो जाए। इधर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि लोग इस प्रतियोगिता में उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं।
प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर की तर्ज पर बाढ़ राहत केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन राहत केंद्रों में मास्क और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था भी होगी। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच बाढ़ आ जाए तो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले टिड्डी दल के प्रयागराज पहुंचने के बाद प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसे लेकर सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर CIPM ने उत्तर प्रदेश से लगे कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। कृषि सचिव डॉक्टर N श्रवण कुमार ने कहा कि पौधा संरक्षण निदेशालय के सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसे लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही इन जिलों के कृषि अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव के साथ प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 जून तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार, झारखंड के ऊपर आपस में मिल गए हैं। इस कारण प्रदेश में बारिश की संभावना है। यह स्थिति 2 दिनों तक बनी रहेगी। इसके बाद शनिवार और रविवार को मानसून के प्रभाव के कारण पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में मानसून की पहली बारिश पूर्णिया के इलाके में होने की संभावना है, क्योंकि मानसून का प्रवेश इसी इलाके से होगा। पटना स्थित गांधी मैदान कल से मॉर्निंग वॉकर और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सुबह 5 से 10 बजे तक मॉर्निंग वॉकर के लिए और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक आम लोगों के लिए इसे खोला जाएगा। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिना मास्क के गांधी मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। NIA ने कोचिन शिपयार्ड में निर्माण कार्य के दौरान भारतीय युद्धपोत INS विक्रांत से कंप्यूटर हार्डवेयर चुराने के आरोप में मुंगेर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। NIA के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में मुंगेर के अलावा राजस्थान से भी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। NH2 पर रोहतास जिले के खुरमाबाद से पखनारी तक दोनों लेनों पर कल भीषण जाम लग गया, जिससे करीब 20 किलोमीटर तक हजारों वाहन फंसे रहे। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदेश के पहले पशु विश्वविद्यालय ने बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू की जांच का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इन बीमारियों की जांच विश्वविद्यालय में संभव हो सकेगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने खुदरा कारोबार से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बिहार में नकदी की शर्त पर खुदरा कारोबार पर संकट। अखबार ने कहा है कि बाजार खुलने के बाद भी सप्लाई चेन दुरुस्त नहीं हुई है, इसका असर कारोबार पर पड़ रहा है। दैनिक जागरण ने भारत और चीन के बीच गतिरोध की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नहीं बनी बात, जारी रहेगी वार्ता। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता देते हुए शीर्षक बनाया है, आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों का शेष लोन जारी करें बैंक। दैनिक भास्कर ने राम मंदिर निर्माण से जुड़ी खबर को प्रमुखता से छापते हुए लिखा है, मंदिर निर्माण में बाधा न आए इसलिए अयोध्या में 28 साल बाद रुद्राभिषेक, भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब तक 2934 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। संक्रमित लोगों में से लगभग 52% स्वस्थ हुए। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचा। प्रदेश में कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिलों को अलर्ट किया गया। राज्य में क्वारंटीन सेंटर की तर्ज पर बनाए जाएंगे बाढ़ राहत केंद्र, सोशल डिस्टेंसिंग का किया जाएगा पालन। और मौसम विभाग ने कहा, आज से 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।